एलओसी पर भारतीय सेना उन्नत तकनीक और स्वदेशी हथियारों के दम पर हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में रोबोटिक म्यूल भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके जरिए सेना एलओसी पर किसी भी आतंकवादी हरकत को तुरंत नाकाम करने में ज्यादा सक्षम हो रही है। ये म्यूल मिनी ड्रोन सेंसर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के दम पर दुर्गम इलाकों में भी सैनिकों की मदद करने में सक्षम है। कैसे ये सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है, कैसे दुश्मन को खदेड़ने के लिए काफी है, रिपोर्ट देखिए और जानिए। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने वाला पाकिस्तान अब और ज्यादा थर-थर कांप रहा है। रोबोटिक म्यूल के आने से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। जहां एक तरफ भारत की ताकत में इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप की चमचागिरी करने वाले मुनीर की हालत खस्ता है। भारतीय सेना हर दिन नई टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है। रोबोटिक म्यूल के आने से सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसके जरिए सेना एलो रेखा के पास सेना के जवानों के साथ एक रोबोटिक म्यूल दिखाई दे रहा है। उपकरणों से लैस ये म्यूल आसपास के इलाकों की टोह लेता नजर आ रहा है। म्यूल की खूबियों का जिक्र करते हुए सेना ने बताया कि स्वदेशी विकसित रोबोटिक म्यूल जंगल के दुर्गम इलाकों में सेना के लिए रसद ले जाने के अलावा विस्फोटकों की पहचान कर सकता है। इसके अलावा यह निगरानी में मदद कर सकता है। रोबोटिक म्यूल की खूबियों में कई चीजें शामिल हैं। ये थर्मल कैमरों और सेंसरों से लैस है। ये 30 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये म्यूल दुर्गम से दुर्गम इलाकों में बड़े आराम से आवाजाही कर सकते हैं। ये रोबोटिक म्यूल सेना की ताकत को काफी बढ़ा रहे हैं। उसकी उच्च तकनीक और सेंसर से बड़े बड़े आतंकी और उसके हथियार नाकाम हो जाएंगे। रोबोटिक म्यूल काफी उपयोगी। रोबोटिक म्यूल कठिन इलाकों में सैनिकों के लिए रसद और जरूरी आवश्यक सामान पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड तकनीक लगी होती है। इससे ये निगरानी और वस्तुओं की पहचान बड़े आराम से कर लेता है। रोबोटिक म्यूल खतरनाक या दुर्गम इलाकों में भी काम कर सकता है, जिससे सैनिकों की जान बचाई जा सकती है। रोबोटिक म्यूल से सेना की ताकत बढ़ी, आतंकवादी हरकत को नाकाम करने में ज्यादा सक्षम, सेंसर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से मदद करने में सक्षम, जंगल के दुर्गम इलाकों में निगरानी रख सकता है, मिनी रोबोट विस्फोटक को पहचान सकता है, कैमरों और सेंसर से लैस ये 30 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। दुर्गम इलाकों में बड़े आराम से आवाजाही कर सकते हैं। कठिन इलाकों में सैनिकों के लिए सामान पहुंचाने में सक्षम, दुर्गम स्थानों में भी काम कर सकता है। सेना के मिनी रोबोट सेना से पाकिस्तान और चीन में टेंशन बढ़ गई है। भारत का ये मिनी रोबोट दुश्मनों को उसकी औकात याद दिला देता है। भारत से जो भी उलझने की कोशिश करेगा वो अब तहस नहस हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जिस तरीके से भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है, रोबोटिक तरीके से अब और ज्यादा अत्याधुनिक और सक्षम सेना हो गई है, उस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। खास ये मौका है, आज़ादी का जश्न हिंदुस्तान मना रहा है, और ऐसे में जब भारतीय सेना की ताकत बढ़ने की बात आती है ना, तो हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो गर्व से और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। राजन कोचर सर, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। ये जो नई ताकत है, जो कि हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में, दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर सेना के जवानों के लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वहाँ ये रोबोट अब खतरा मोल लेंगे या फिर ले रहे हैं। इसे कैसे देखें हम? आधुनिक दौर में इसकी कितनी जरूरत थी? नमस्कार रचना जी, आपको शुभकामनाएं आज इंडिपेंडेंस डे की, आपके चैनल को, आपके व्यूअर्स को। और आज प्राइम मिनिस्टर को भी हमने सुना एक उनका विजन जो टेक्नोलॉजी की तरफ हमको लेके जाता है। और ये म्यूल, आप जो रोबोटिक म्यूल बता रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी का एक अचीवमेंट है, और ये इंडियन आर्मी को भी मिले हैं। अब आप जानते हैं कि बेसिकली ये जो रोबोटिक म्यूल हैं, ये माउंटेन डिविजन्स में डिप्लॉयड होंगे।
और माउंटेन डिविजन्स, खास तौर पे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, जहाँ पे आपके रास्ते बहुत कठिन होते हैं, आपके पास रोड नहीं होती है, और काफ़ी जो हमारे पोस्ट हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं, 18,000 22,000 फीट, वो रोड्स और जो उनके इसको रास्ते हैं वो नहीं होते वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इसीलिए ये काफ़ी पोस्ट एयर मेंटेन भी होते हैं, बिकॉज एयर मेंटेनेंस भी होती है इन पोस्ट की, और काफ़ी पोस्ट को हम म्यूल से मेंटेन करते हैं। आज फौज में 20,000 के करीब म्यूल्स हैं, और हमारी एनिमल ट्रांसपोर्ट बटालियंस होती हैं जो इनका ख्याल रखती हैं, इनका एक तरतीब होती है। और हम अभी तक 2 टाइप के म्यूल से काम कर रहे थे, म्यूल जीएस एंड म्यूल एमए, और ये फौज की एक लाइफलाइन मैं बोल सकता हूँ, इसको लाइफलाइन है। बट इसके साथ एक्चुअली क्या होता है इसके साथ कि आपको अगर एक म्यूल भेजना होता है तो उसके साथ आपको एक अपना फौजी भी साथ इसके साथ भेजना पड़ता है। अच्छा। तो अभी रोबोटिक, बिकॉज वो म्यूल अकेले नहीं चलते हैं, वो जो अपने हैंडलर के साथ चलते हैं, और इसीलिए हम अभी देख रहे हैं जो रोबोटिक म्यूल है इसका फायदा क्या होगा। पहला इसका जो फायदा होगा, एक आपका मैन पावर आपका बचेगा, बिकॉज अब आप उसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं, कैमरास हैं, सेंसर्स हैं, तो आपको अपना मैन पावर इस काम के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा आपका फायदा ये होगा कि अगर आपका जो वेदर खराब होता है, इंक्लेमेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, अगर आपने जो अपने सप्लाईज और एम्युनिशन वगैरह अगर पोस्टों पर अगर आपको लेके जाना है और रास्ते में मौसम खराब हो गया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए अब आपके पास रोबोटिक म्यूल्स हैं, और अभी ये एक शुरुआत है। इनका पेलोड जो है वो 15 केजी बताया जा रहा है फिलहाल, बट इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी टेक्नोलॉजी और ये टाइप के म्यूल्स आप फौज में एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं 40 किलो से 50 किलो तक ये आपका पेलोड आपका लेके अपना जा सकेंगे। और बहुत ज़रूरी है, अभी हमने इसका ट्रायल टेस्ट किया था दवाइयाँ बेचने के लिए, बिकॉज दवाइयाँ हल्की होती हैं और बहुत ज़रूरी होती है आपके हाई ऑल्टीट्यूड्स में। अगर कोई कैजुअल्टी हो जाए तो वहाँ पे मेडिकल एड पोस्ट भी होते हैं, तो उनको दवाइयों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो म्यूल है ये ख़ास तौर पे कारगर हैं कि आपकी दवाइयाँ और ऐसी आपकी इसेंशियल सप्लाईज, आपको जो इसेंशियली आपको आइटम्स चाहिए। और लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना टाइम आपको एक नॉर्मल म्यूल से लगता है पहुंचने में, ये जो रोबोटिक म्यूल है, ये जो रास्ता है, जो इनका जो सफ़र है, ये बहुत जल्दी पूरा होता है। तो इसका मतलब कि आप एक क्विक टाइम में, और अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, दवाइयों की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एक क्विक टाइम में ये आपका रोबोटिक म्यूल वहाँ तक एक्चुअली पहुँच जाता है। और बहुत कम आर्मीज इस्तेमाल कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कोशिश करा था, बट उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सके। बट जो जब मैं ऑफिसर से बात करता हूँ जो वहाँ डिप्लॉयड हैं, जो आपके सियाचिन में डिप्लॉयड है, अभी पिछले महीने एक सियाचिन पे डिस्कशन हुआ था, जब मैं उन ऑफिसर से बात किया तो जानकारी ये मिली थी कि ये म्यूल हम एम्प्लॉय कर रहे हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, और स्पेशली जब आपके इमरजेंट मिशंस के लिए। बट बाकी म्यूल्स भी काम करेंगे। अगर लोगों को ऐसे लगता है कि ये एक रिप्लेसमेंट है, फिलहाल ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये ऑगमेंटेशन है कि आपके पास ऑलरेडी एक काबिलियत है, बिकॉज जो आपके दूसरे म्यूल्स हैं वो पेलोड बहुत कैरी करते हैं, 80 के 100 केजी तक वेट अपना लेके जा सकते हैं। तो वो म्यूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये म्यूल्स भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, एक जैसे कि आपके पास एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है, उस तरीके से ये आपके रोबोटिक म्यूल्स काम करते हैं। ठीक। यूके देवनाथ सर,
आज के वक्त में जब अलग अलग चैलेंजेस अलग अलग फ्रंट पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना को मिलते हैं, रोबोटिक म्यूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिहाज से? रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोटिक म्यूल्स का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है एक बहुत ही मजबूत कदम है, सही दिशा में कदम है। जैसा कि जनरल कोचर ने बताया, इसका अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होगा। खास तौर से देखिए, ऐसा एरिया जो कि दुश्मन ने आईईडी लगा रखे हों या दुश्मन ने जमीन के नीचे माइंस लगा रखी हों, सुरंगें लगा रखी हों, ऐसी जगह पर आप रोबोटिक म्यूल को भेज सकते हैं ताकि अपने जो ट्रुप्स हैं, अपने जवानों की जान को जोखिम में कम से कम डाल सकें। रोबोटिक म्यूल्स, जैसा कि जनरल कोचर ने बताया, ये एक हिस्सा बनेगा। अभी फौज जो है, खासतौर से आर्मी को जब दूर दराज के क्षेत्रों में हाई ऑल्टीट्यूड में रसद पहुंचानी होती है तो नॉर्मल म्यूल्स का इस्तेमाल होता है। मैं दर्शकों को बता दूं, नॉर्मल जो म्यूल होता है, जैसे खच्चर हम जिसे बोलते हैं, हाँ। जो कि घोड़ा और गधे का एक क्रॉस ब्रीड होता है, बहुत ही डिपेंडेबल, बहुत ही स्टडी, बहुत ही बहादुर होता है। उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की, दुश्मन के गोले भी सामने आके फटते हैं तो वो विचलित नहीं होते हैं, अपने पग पर चलते रहते हैं। अभी रोबोटिक म्यूल्स जो आप दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ सेना को हाई अल्टीट्यूड में, रिमोट एरियाज में रिप्लेसमेंट रसद पहुंचाने के लिए, दवाइयां पहुंचाने के लिए और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए जो मैनुअल म्यूल्स हैं, यानी जानवर जो है, उसकी जगह पर अब आस्ते आस्ते रोटर ब्लेडेड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है, जहां पे कि एक ड्रोन 10 किलो 20 किलो पेलोड उठा सकता है और रिमोटली कंट्रोल्ड होता है। और हाई ऑल्टीट्यूड पे, समझिए बेस में जहां रसद है, डिपो है, गोडाउन है, वहां से आगे 6000 फीट आगे भेजना है 20 किलोमीटर दूर, तो जो ड्रोन है वो लेके जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल शुरुआती कदम है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा भविष्य में किया जाएगा। हाँ। एक हेलीकॉप्टर में पेलोड 100 किलो 200 किलो ले जा सकते हैं। जाहिर बात है, हेलीकॉप्टर जो है उसमें एक पायलट की जरूरत पड़ती है। तो भारत की फौज अभी या तो मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में ही लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स बना रही है, इंट्रोड्यूस करेगी, या विदेश से भी हम इंडियन आर्मी के लिए करीबन 100 या 200 लाइट वेट हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, जिनका इस्तेमाल होगा फॉरवर्ड एरियाज में, दुर्गम स्थल में रसद भेजने के लिए। देखिए, रोबोटिक म्यूल जो दिखा रहे थे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जरूरत पड़ने पर हम इनके ऊपर एक वेपन सिस्टम, जैसे हाथगोला, एक रॉकेट या एक मशीन गन लगाकर इसको रात के अंधेरे में भी दुश्मन की तरफ भेज सकते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, जो कि या तो मैन इन लूप होगा, जो कि इसके कैमरे में, इंफ्रारेड कैमरे में दुश्मन को देखकर मशीन गन या रॉकेट फायर कर सकता है, या इसमें एआई भी लग सकता है, जो कि दुश्मन के फायरिंग प्लेस को ऑटोमेटिकली ढूंढकर आइडेंटिफाई करके फायर खोल सकता है। शुरुआती कदम है, ट्रायल्स हो रहे हैं, और ये ट्रायल अगर सक्सेसफुल हुए तो रोबोटिक म्यूल का इंट्रोडक्शन बड़ी तादाद में होगा। जी, आपने जिस तरीके से बताया, आगे आने वाले टाइम में इनका ज्यादा इस्तेमाल होगा। एक बात और, इससे पहले जब हम स्टडी करते रहे हैं, सेना की सुविधाओं के और सहूलियत के बारे में पढ़ते रहे हैं, तो वहां पर रोबोट्स की डिमांड इस लिहाज से भी होती रही है कि जो फ्रंट लाइन पर जो सेना तैनात रहती है, यानी कि जो जहां जोखिम और खतरा ज्यादा होता है, वहां कुछ महीनों पहले चर्चा चल रही थी कि अगर वहां पर रोबोट्स तैनात हो जाएंगे तो उस जोखिम को कम किया जा सकता है, जो कि फ्रंट लाइन पर तैनात हमारे सिपाही होते हैं, उनकी जान को रहता है। उस लिहाज से रोबोटिक म्यूल को आप कैसे देख रहे हैं, यूके देवनाथ सर? रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा उन स्थानों पे किया जाएगा जहां पे कि अगर हम अपने ट्रुप्स को भेजें, यानी एक जवान को भेजें, तो उसको दुश्मन के काउंटर फायर का खतरा रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे जवानों को अननेसेसरी ऐसी जगह पर एक्सपोज किया जाए, दुश्मन के फायर के सामने लाया जाए, जहां पे कि प्रोबेबिलिटी कि वो दुश्मन के फायर जोन में आ जाएगा वो हाई है। आमतौर पे जो, जैसे जनरल कोचर मेरे साथ हैं, एक जो कमांडिंग ऑफिसर है, कंपनी कमांडर है, वो तब तक खतरा लेता है कि उसको ये आशंका हो कि ठीक है, दुश्मन का फायर आएगा तो मेरे 100 में से 3 जवान 4 जवान घायल हो जाएंगे, 100 में से 2 जवान 3 जवान शहीद हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी एरिया होता है जहां पर कंपनी कमांडर का आकलन होता है
कि अगर ट्रुप्स को आगे भेजा गया तो 100 में से 15-16 जवान जो हैं वो आहत हो सकते हैं, 100 में से 8-10 जवान एक ही असॉल्ट में शहीद हो सकते हैं। तो ऐसे तो वो कंपनी या वो बटालियन जो है अगले 3-4 दिन के युद्ध में पूरी डेसिमेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे जगह पर रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल भविष्य में ज्यादा से ज्यादा होगा। जी, भविष्य में इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा, ज्यादा ये फायदेमंद भी रहेगा, सहूलियत भरा भी रहेगा और सेना के लिए ये इम्पोर्टेंट था भी। लेकिन राजन कोचर सर, आज जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेना और ज्यादा ताकतवर होगी और ज्यादा सक्षम रहेगी और ये हर तरीके से फायदेमंद है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की नजर क्या भारतीय सेना की इस ताकत पर होगी, और अगर है तो क्या सोच रहे होंगे वो? देखिए रचना जी, आप जब हम छोटे थे तो हम एक साइंस फिक्शन मूवी देखते थे, स्काई फाई हम उसको बोलते थे, वो चीज आज आपको एक रियलिटी नजर आ रही है। चाइना का अगर मैं लेता हूँ, इसको जिक्र करता हूँ, तो चाइना ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है रोबोटिक्स में। 10 साल से चाइना रोबोटिक्स पे काम कर रहा है और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, चाइना एक स्टेप आगे है। चाइना ने एक ऐसा रोबो बनाया है जो एक सोल्जर को बैटलफील्ड में रिप्लेस कर सकता है और अभी उसके टेस्टिंग और ट्रायल्स काफी एडवांस स्टेज में हैं। तो चाइना भी इस दिशा में काफी एडवांस्ड है, बिकॉज आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र है जिसमें चाइना हमेशा सारे देशों से आगे रहता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का क्षेत्र मुझे नहीं नजर आता है जो भारत को चुनौती दे सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि आज पाकिस्तान अगर एक लड़ाई लड़ रहा है तो उसके पीछे चाइना है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है कि जो भी हथियार, मिसाइल, ड्रोन, हवाई जहाज चाइना ने पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे, वो सारे चाइना के दिए हुए हैं। तो आने वाले वक्त में बेशक पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी ना हो, बट जो उसको ताकत चाइना देगा उसके लिए भी हमारे देश को तैयार रहना पड़ेगा। तो जो है ना, हमको भी इसके बारे में कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन, और जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट में बताया है कि अभी वक्त आ गया है एक रक्षा कवच का, एक राष्ट्र सुरक्षा कवच जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। ये राष्ट्र सुरक्षा कवच बहुत जरूरी हो गया है और ये हमको टेक्नोलॉजी से ही बनाना है। और प्राइम मिनिस्टर ने इसका भी जिक्र किया है कि 2035 तक हम इसको अचीव करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, इस पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। डीआरडीओ ऑलरेडी इस पे अपना टाइमलाइंस बना दी है और अभी ट्रायल्स हो रहे हैं। और इसमें खास तौर पे प्रोजेक्ट कुशा और आपका जो आकाश प्राइम है और आपका आकाश न्यू जनरेशन है, इस पे काम हो रहा है। और अभी आने वाले वक्त में, आज हम देखते हैं कि बराक 8 है हमारे पास, अभी आने वाले इस वक्त में अब इस बराक 8 की जगह और आकाश इसको न्यू जनरेशन आएगा। और इसीलिए और S-400 की जगह लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के थ्रू। तो जो चीज आज हम रशिया से ले रहे हैं और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हर एक चीज भारत में बनेगी। और इसकी जो इंडिजनाइजेशन है, मुझे बताया जा रहा है, जब मैं एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट से बात कर रहा था, ये 2027 तक हमारी इस प्रोजेक्ट की इंडिजनाइजेशन 96% तक पहुंचेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और देश को गर्व होना चाहिए कि आज हमारे देश में ऐसे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जो हमारे आईटी के बच्चे हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं, वो सब मिलके काम कर रहे हैं। पहले हमने ये सिनर्जी नहीं देखी थी, आज हम देख रहे हैं डीआरडीओ, प्राइवेट सेक्टर और आईआईटीज
मिल के काम कर रहे हैं और इसीलिए ये जो नतीजा हमारे सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस ताकत का भारतीय सेना में शामिल होना, यूके देवनाथ सर कैसे देखेंगे? वो भी इस आजादी के जश्न पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एक से एक बेहतरीन मेक इन इंडिया के तहत भारत में बने हुए हथियारों का इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने बहुत ही सटीक हमले किए पाकिस्तानी एयरफोर्स के उनके रनवे पर। हमने आकाश मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल का रोल देखा, जहां उसने की पाकिस्तानी मिसाइलों को और पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे उनको दूर से ही शूट डाउन कर दिया। अब भविष्य में बहुत सारी ऐसे मिसाइल्स हैं और खासतौर से सपोर्ट सिस्टम्स हम भारत में बना रहे हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर हम संयुक्ता, प्रोजेक्ट संयुक्ता है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत हमारे पास ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होंगे, जिससे कि हम दुश्मन के रेडार कम्युनिकेशन और जो दुश्मन की नॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसको हम वर्बल साउंड कम्युनिकेशन कहते हैं, जब उसके कमांडर अपने लोगों से बात कर रहे होंगे, उसको हम इंटरसेप्ट कर पाएंगे, जैम कर पाएंगे। संयुक्ता के तहत जो उनकी HF कम्युनिकेशन है, VHF कम्युनिकेशन है, उसको हम इंटरसेप्ट करेंगे और जैम कर पाएंगे। एक और चीज जो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, साइबर वॉरफेयर। आने वाले किसी भी युद्ध में दुश्मन हमेशा कोशिश करेगा कि हमारी फौज के जो कंप्यूटर तंत्र है उसमें इंफिल्ट्रेट किया जाए, अंदर घुस के उसको वो या तो मॉनिटर करेगा हमारी जो कम्युनिकेशन साइबर तंत्र है, या उसको जैम करेगा। तो DRDO और अलग अलग IITs को प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसके तहत हम किसी भी युद्ध में, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, उनके अलग अलग साइबर सिस्टम में घुस के हम चाहेंगे कि ये साइबर अटैक करें। साइबर अटैक के पहले तो हम ये चाहेंगे कि हम चुपचाप वहां पर घुस जाएं और मॉनिटर करें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है अपने कंप्यूटर नेटवर्क पर, और जरूरत पड़े तो हम साइबर अटैक भी करेंगे। तो ये एक कैट एंड माउस का गेम है, जिसके तहत साइबर अटैक में हम उसके कंप्यूटर तंत्र में घुसना चाहते हैं और वो भी हमारे कंप्यूटर तंत्र में घुसना चाहेंगे, जिसके लिए हम रोकेंगे, उसको फायरवॉल बनाएंगे। यानी एक साइबर अटैक एंड काउंटर साइबर अटैक, उसकी तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। जी, ध्यान दिया जा रहा है, और जो कि जरूरी भी था। राजन कोचर सर, आपका एंड कमेंट? मेरा ये कमेंट है कि हमारे देशवासियों को प्राइम मिनिस्टर का ये विजन पूरा करके दिखाना है, और एक बहुत चैलेंज है ये इतना आसान काम नहीं होगा। जब आपके प्राइम मिनिस्टर आपको एक दिशा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो आने वाले वक्त में भारत को एक सुपर पावर, एक मिलिट्री पावर की तरह इसको पहचाना जाएगा, और ये तभी हो पाएगा जब हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि इस लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में, हमने देखा कि जो काम आपके सिस्टम्स कर सकते हैं और जो आपको कॉन्फिडेंस होता है अपने सिस्टम्स में, क्योंकि आपके पास उसका सोर्स कोड होता है, आप उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रह सकते हैं, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं। आज अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हैं या उसको खराब है, तो उससे आपकी आपका जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट होता है। रशिया में लड़ाई हो गई तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हमको जो सामान रशिया से आना था वो आना बंद हो गया या उसमें डिले हो गया। आपका S-400 देख लीजिए कितना आपका डिले चल रहा है 2 साल से। 3 स्क्वाड्रन आए हैं, 2 स्क्वाड्रन अभी तक नहीं आए हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और ये प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया है, और इसके लिए आपके चैनल के थ्रू हम देशवासियों को अपील करते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपना है, इसको साकार होके हमको दिखाना है। बिल्कुल, और इसमें हर देशवासी का सपना भी पूरा होगा प्रधानमंत्री मोदी के सपने के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया राजन कोचर सर, यूके देवनाथ सर, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो रोबोटिक म्यूल है भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहा है, और जब जब भारत की सेना की ताकत बढ़ती है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ती है, वो गर्व बढ़ता है जो हमें सेना पर है। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे। आधी आबादी को